दोस्तों आज हम बायोकेमिस्ट्री और बायोमोलिक्यूल्स की इस वीडियो सीरीज के अंदर बात करने वाले हैं एंजाइम्स एंड विटामिन्स के बारे में। स्पेसिफिकली ये सीरीज जो है हम कवर कर रहे हैं आईसीएआर जेआरएफ के पर्पस से। फिजिकल साइंस या एग्रोनॉमी एग्जामिनेशंस जहां अगर आपको बायोकेमिकल्स की जरूरत है तो उस चीज को हम टारगेट कर रहे हैं इस वीडियो सीरीज से। इस वीडियो से हमने पहले जो वीडियो है उसमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में अच्छे से बात की थी, साथ ही साथ हमने प्रोटीन के बारे में भी बात की है। अगर आपने वो वीडियोस ना देखे हों, अगर आप उन्हें देखना चाहें तो उसके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। आज जैसा कि मैंने बताया एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे और हर वीडियो की तरह जो भी इंफॉर्मेशन होगी हमारा स्पेसिफिक टारगेट रहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या सवाल आए हैं उन्हें हम फोकस में रखें। यानी पहले हम एंजाइम्स की बात करेंगे इंट्रोडक्शन के रूप में, देखेंगे क्या इधर से भी कुछ क्वेश्चन बना है, मैकेनिज्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बना है क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, जो हम देखते हैं एंजाइम की रिएक्शन होती है वो क्या इससे भी कोई सवाल आया है। तो इस तरह की हर टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हें भी हम फोकस करेंगे और जो चीज़ इंपॉर्टेंट होंगी मैं उनके ऊपर आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो हेलो दोस्त, मेरा नाम दिवाकर खत्री है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहली बात, एंजाइम का आप मतलब क्या समझते हैं। एंजाइम एक तरह से हम कहते हैं कैटलिस्ट जो है उसकी की हम कह सकते हैं फॉर्म है जो लिविंग बॉडी के अंदर देखी जाती है। क्या टर्म बोली मैंने, कैटालिस्ट। एंजाइम को ही हम क्या कह सकते हैं, कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट हम कह सकते हैं कि जो दूसरा हम देख रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड में काम में ले रहे हैं, लेकिन रियल हम कहें लिविंग बॉडी के अंदर कुछ कैटालिस्ट जो है उन्हें हम क्या कहेंगे, एंजाइम कहेंगे। यानी हमारी बॉडी के अंदर हो चाहे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं उनको या तो बढ़ा दें, है ना, स्पेसिफिकली हम जनरली देखते हैं या तो बढ़ा दें या उसकी रेट को कम कर दें। तो ऐसा इफेक्ट दिखा सकते हैं कौन, एंजाइम्स। और जनरली ज्यादातर रिएक्शंस के अंदर हम देखते हैं ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। यानी प्रिंसिपल एजेंट, आई होप आपको समझ में आ गई। प्रिंसिपल एजेंट यानी ऐसे एजेंट्स जो कि हम कह रहे हैं स्पेसिफिकली क्या करते हैं, विच पार्टिसिपेट इन द प्रिसाइज एंड ऑर्डरली, एक सटीक रिएक्शन के अंदर, सटीक हम देख सकते हैं सीक्वेंस के अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। यानी केमिकल्स को हम कह सकते हैं ट्रांसफॉर्म करना। लेट्स से ए प्लस बी जो है वो मिलकर बना रहे हैं सी प्लस डी। तो ये जो ए प्लस बी का ट्रांसफॉर्मेशन है, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन देखना और इस पूरी रिएक्शन का रेगुलेशन करना, है ना, ये सारी चीजें जो है किसी सेल के अंदर, स्पेसिफिक बात किसी लिविंग चीज के अंदर यानी सेल के अंदर ये सब होता है, तब उसे हम क्या कह देते हैं, एंजाइम कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन, काम की बात की है मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था आपको कि एंजाइम्स आर प्रोटीन। जो भी एंजाइम्स हैं वो सारे क्या है, प्रोटीन है। इस बात की हमें बात पता होनी चाहिए। यानी एन एंजाइम इज एन प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट बात है, राइट, दैट इज सिंथेसाइज्ड इन अ लिविंग सेल एंड कैटालाइज और स्पीड अप द, जनरली हम देखते हैं ये रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, है ना, और थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल केमिकल रिएक्शन। अब ये कैसी कंडीशन में, थर्मोडायनेमिकली, जब हम देख सकते हैं स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक पीएच के ऊपर, स्पेसिफिक केमिकल कंडीशंस के ऊपर हम देख सकते हैं ये रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देते हैं। अब दिमाग में बात आती है कि ये जो एंजाइम है इसके अंदर जहां स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। सबस्ट्रेट का मतलब आप समझते हैं जो रिएक्ट करते हैं, यानी जो रिएक्टेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। वो हम जो देखते हैं एंजाइम से जुड़ते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और कॉम्प्लेक्स से अल्टीमेटली बाद में हम देखते हैं प्रोडक्ट अलग हो जाता है। तो एंजाइम जैसा था वैसा का वैसा हमें मिल जाता है। तो काम की बात हमारे दिमाग में कॉन्सेप्चुअल क्या बनी कि एंजाइम्स जैसे रिएक्शन से पहले थे वैसे ही रिएक्शन के बाद हमें मिल जाते हैं। यानी ये अनचेंज्ड रहते हैं, रिएक्शन का हिस्सा है, रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, लेकिन हम देख सकते हैं इसका कंसंट्रेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी जैसे ही जिस कंसंट्रेशन में एंजाइम पहले था उतना ही हम देख सकते हैं बाद में मिल जाएगा। तो आई होप ये बात आप जानते थे, नहीं जानते थे तो अपने दिमाग में कॉपी में लिख लीजिएगा। और कुछ काम की बातें, जैसे कि ऑल द एंजाइम्स आर जनरली ग्लोबुलर प्रोटीन। पिछली वीडियो में हमने कहा था ग्लोबुलर प्रोटीन की बात की थी। एक फाइब्रस होते हैं, एक ग्लोबुलर होते हैं। कौन सी कैटेगरी में रखा था हमने से, कौन से लेवल पे रखा था, टर्शरी लेवल पे रखा था प्रोटीन्स में, है ना। तो हम कहेंगे ये ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक, राइट, हर रिएक्शन का हर स्पेसिफिक हम देखते हैं जनरली कोई कंपाउंड है, तो जैसे कि यूरिया पे काम करता है यूरिएज, राइट। तो इस तरह की बातें हमें पता होनी चाहिए। तो इसे हम कहते हैं स्पेसिफिकली, इनका हम कह रहे हैं स्पेसिफाई होना पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के ऊपर। अब दे आर जनरली नेम्ड आफ्टर द कंपाउंड ऑफ क्लासेस। हाँ, इनका नाम कैसे दिया जाता है कि जिस पे काम कर रहे हो, जैसे यूरिया पे काम कर रहे हो तो यूरिएज नाम दिया जाता है। तो जनरली जो भी इनकी क्लासिफिकेशन है उनके पीछे आपको क्या नाम दिखता है, एज दिखता है। जैसे कि माल्टेज की बात हमने पहले भी की थी, है ना, माल्टेज मतलब जो माल्टोज को तोड़ देगा,
है ना, माल्टोज को तोड़ देगा, तो जिसकी हमने पहले बात की थी, ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना है माल्टोज, है ना। इसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है, याद है क्या? काम की बात आईसीआर के एग्जामिनेशन के लिए मैंने कहा था, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपको याद होनी चाहिए इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग है। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड था कि बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड था या बीटा 1,6 था, कौन सा था? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आई होप आपको ये बात याद होगी। अब कहने का मतलब क्या हुआ, माल्टेज नाम का एंजाइम इनको तोड़ सकता है, दो ग्लूकोज के अंदर तोड़ सकता है, राइट। इस तरह से हमने जाना कि एंजाइम्स के नाम जो है वो एज जो है रखते हैं। जैसे कि हम बात करें ऑक्सीडो रिडक्टेज, है ना, तो इस तरह से कहने का मतलब ये हुआ एंजाइम्स के नाम के पीछे जनरली हम देखते हैं एज आता है। अब इसी से जुड़ा मैंने कहा कि एक पीवाईक्यू रख देते हैं, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रख देते हैं। आई थिंक 2025 का ही सवाल है ये, अभी लेटेस्ट एग्जाम में ही आया था फिजिकल साइंस के अंदर, कि यूरिया हाइड्रोलाइसिस के लिए कौन सा एंजाइम जरूरत होगा, लिग्निन हाइड्रोलाइसिस के लिए कौन सा जरूरी है, सेलुलोबायोज की बात हमने फर्स्ट वीडियो यानी कार्बोहाइड्रेट के अंदर करी थी, तो वो सेलुलोबायोज जो है उसके हाइड्रोलाइसिस के लिए क्या जरूरी है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन के लिए क्या जरूरी है। तो फटाफट से अपना आंसर अपनी कॉपी में लिख लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। मैं आंसर रिवील कर रहा हूं, आई होप अपना आंसर आपने कॉपी में गेस कर लिया है। आंसर इज द फोर्थ वन। इंपॉर्टेंट है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली बार इस बार फिर आ सकता है, याद रखेंगे, है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन के लिए हमें जरूरत हो सकती है किसकी? डिहाइड्रोजिनेज की। सेलुलोबायोज के लिए कौन आएगा? देखो ग्लूकोसाइडेज आ सकता है जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स को तोड़ सके, ठीक है। यूरिया के लिए जैसे आप समझे यूरियस होगा, फिनॉल लिग्निन हाइड्रोलाइसिस का संबंध होगा फिनॉल ऑक्सीडेज के साथ। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन कुछ अंदाजा लगाते हुए आंसर हमें पता होने चाहिए, राइट। तो इसी हिसाब से आंसर क्या हो गया? ऑफ कोर्स डी का सेकंड वन, हाँ सही है, यानी फोर्थ हो गया। अब देखते हैं हम, जब डिहाइड्रोजिनेज का नाम आया तो मेरे दिमाग में फट से आया कि एक क्वेश्चन है जो लगातार 2 सालों से आ रहा है फिजिकल साइंस के पेपर में ही। जनरली हम देखते हैं पीजी एंट्रेंस के अंदर, आई थिंक ये ऑलरेडी 2 बार आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है क्या? कि डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी रिफ्लेक्ट्स द टोटल रेंज ऑफ द oxidative activity of soil organisms and may be considered as a good indicator of oxidative metabolism in soil. स्टेटमेंट नंबर 1 या असेशन, क्योंकि डिहाइड्रोजिनेज ऑक्सीडाइजेज द ऑर्गेनिक मैटर। ये देखिए डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है ऑर्गेनिक मैटर को। तो क्या बातें, इसी कारण से तो हम कह रहे हैं ये टोटल रेंज बता सकता है ऑर्गेनिज्म की। तो यानी रीजन जो है वो जस्टिफाई भी कर रहा है किसको? असेशन को। तो आई होप इस बात का, इस क्वेश्चन का आंसर आपने सही गैस किया होगा अपनी कॉपी में। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट वन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कई सारी बातें जो एंजाइम से रिलेटेड हैं एग्जाम में जनरली पूछी जाती रहती हैं, है ना। एक सॉइल एंजाइम्स नाम का कंप्लीट चैप्टर आप पढ़ सकते हैं किसके अंदर, अगर आप स्पेसिफिकली सॉइल साइंस के स्टूडेंट हैं, फिजिकल साइंस के लिए पेपर दे रहे हैं, तो आप सॉइल एंजाइम का जो चैप्टर है उसे जरूर पढ़ें। वहां हम 2 तरह के एंजाइम्स पढ़ते हैं दोस्तों, एक होते हैं अडेप्टिव एंजाइम और एक हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव एग्जाम, कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम्स। क्या मतलब समझते हैं, क्या जानते हो? ऐसे एंजाइम जो लगातार हर वक्त निकलते ही रहते हैं, जरूरत हमेशा होती ही है। मतलब मिट्टी के अंदर ऐसे एंजाइम्स जो लगातार बाहर आते ही रहेंगे, सेल्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगातार इन्हें से छोड़ते ही रहेंगे, इनका रिलीज होता रहेगा। तो ऐसे एंजाइम्स क्या कहे जाते हैं? कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम्स। अडेप्टिव वो होते हैं या इंड्यूसिव जिन्हें हम कह सकते हैं। इंड्यूस्ड एंजाइम्स कौन से होंगे? जिनकी जरूरत होगी तो निकलेंगे। जैसे कि एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट, इसका एग्जांपल हम देते हैं, है ना। इसको हम यही नहीं पढ़ते, इसको एक नया स्लाइड पे समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको सॉइल एंजाइम्स आर ऑफ 2 टाइप, साथ में बोलो मेरे, अडेप्टिव और आपने कहा कॉन्स्टिट्यूटिव, राइट। अडेप्टिव का मतलब आपने क्या समझा? जिनकी जरूरत होगी तो बाहर आएंगे। जैसे कि हमने कहा फॉस्फेटेज, इंपॉर्टेंट है, फॉस्फेटेज की बात हमने याद रखनी है कि जब मिट्टी में सॉइल में फॉस्फोरस का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, दोस्तों ध्यान से समझना, ये कई सारे स्टेटमेंट्स के रूप में आता है। अगर आप सॉइल के स्टूडेंट हैं तो इस बात को ध्यान से सुनिए। अगर आप बायोकेमिस्ट्री के पर्पज से ही देख रहे हो तो ये टैप टैप करके मुझे आगे बढ़ जाओ, ये काम की बात नहीं होगी आपके लिए। लेकिन सॉइल की पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल साइंस का पेपर देने जा रहे हो, अगर सॉइल के पेपर देने जा रहे हो तो ये बात जरूरी है क्या, कि सॉइल के अंदर फॉस्फोरस की अगर मैं कहूँ कंसंट्रेशन कम होगी, डिक्रीज होगी, तो फॉस्फेटेज का अमाउंट जो है, ये आपने जो बोला फॉस्फेटेज का अमाउंट जो है वो बढ़ेगा। क्यों? कि अगर कम हो रहा है मतलब वो फिक्स हो रहा है फॉस्फोरस, तो उसको अवेलेबल कराने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत पड़ सकती है। तो यानी फॉस्फेट का कंसंट्रेशन मतलब रिलीज जो है उल्टा बढ़ेगा दोस्तों। ऐसी कंडीशन में हम इसे क्या कहते हैं? एडेप्टिव एंजाइम कहते हैं, जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। और हमने जैसा कि कहा कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब है जो हमेशा ही निकलते रहेंगे, कॉन्स्टेंटली, ऐसे याद रख लो, जो कॉन्स्टिट्यूटिव को कॉन्स्टेंट से याद रख लो, जो हमेशा ही रिलीज होते रहते हैं। तो आई होप आपको ये सॉइल एंजाइम्स का भी कुछ इंट्रोडक्शन पता है। नहीं पता है तो प्लीज सॉइल एंजाइम वाला चैप्टर जरूर पढ़िएगा,
IEEE नाम की बुक हमेशा बार-बार हम कहते हैं, उसमें ये आपको चीज़ मिल जाएगी, ठीक है? अब बात करते हैं एंजाइम्स, वापस आते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो एंजाइम्स डू नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ नहीं है, हम कहते हैं कि जो भी कंसंट्रेशंस होती हैं हमारे और साथ में स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट्स होते हैं, उनको रिलेट करते हुए कुछ बताया जाता है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, क्या? थोड़ा-सा ज़ूम इन कर देते हैं, है ना? आई होप आपको ये और क्लियर दिख रहा होगा। देखिए, जैसा कि आपको दिखा रहा है, ए जो है रिएक्ट कर रहा है बी के साथ, तो इसका आगे हमने कहा स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट ए है, इसका बी है, और ये हमने कहा जो हमारे को चाहिए कांस्टेंट वो, है ना? तो इस कांस्टेंट को निकालने के लिए हमें प्रोडक्ट अपॉन में क्या करना पड़ता है? रिएक्टेंट, है ना? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिखना पड़ता है, और पावर क्या लगती है? जो इसका स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट होता है। तो इस हिसाब से हम कहते हैं कि एक हमें वैल्यू मिलती है जो कि क्या है, जनरली यूनिट लेस होती है। इसको हम क्या कह देते हैं दोस्तों? इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी जब इक्विलिब्रियम सेट हो जाए तब उनकी कंसंट्रेशंस का एक रेशियो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है। साथ ही साथ एक टर्म और यूज की जाती है जिसे हम कहते हैं फ्री एनर्जी। याद है डेल्टा जी, हमने कभी किसी जमाने में पढ़ा था कि डेल्टा जी जो है वो फ्री एनर्जी होती है। ये जनरली अगर नेगेटिव हो तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। कभी पढ़ा है आपने? रिएक्शन अपने आप कब होगी? जब फ्री एनर्जी नेगेटिव होती है। फ्री एनर्जी जीरो होती है तब क्या होता है? इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। फ्री एनर्जी पॉजिटिव होती है तब क्या होता है? रिएक्शन हमें करवानी पड़ती है, कुछ ऐसा इंड्यूस करना पड़ता है। आई होप ये बातें आपको जब पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। इतना याद रखना, डेल्टा जी जनरली जब नेगेटिव होता है तब हम कहते हैं रिएक्शंस क्या होती हैं? अपने आप होती हैं, यानी स्वतः हो सकती हैं, स्पॉन्टेनियस हो सकती हैं, है ना? तो याद एंजाइम का काम याद रखना है। एंजाइम कहता है मैं कांस्टेंट्स वगैरह नहीं छेड़ूंगा, मतलब जो रिएक्शन जितना अमाउंट बनना है वो बनेगा, जितना रिएक्टेंट खर्च होना है वो उतना खर्च होगा। एंजाइम कहता है मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। और द ओनली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि रेट बढ़ा दूंगा मैं। जो काम आपका 10 मिनट में हो सकता है मैं आपको 5 मिनट में करके दे दूंगा। ये एजेंट हैं, एंजाइम्स लोग क्या है? ये एजेंट्स हैं। ये कहते हैं जो आपका काम 10 मिनट में हो जाए मैं 5 मिनट में करा दूंगा, जनाब आप थोड़ा सा बस खर्चा पानी दे दीजिएगा, है ना? तो वो वाली बात हो जाती है। तो खर्चा पानी तो नहीं मांगते बेचारे एंजाइम्स, एंजाइम्स तो बॉडी में चलते रहते हैं, लेकिन इनका काम क्या है समझिए आप? रिएक्शंस को फास्ट करा सकते हैं। मैकेनिज्म की बात करें, कैसे? सवाल आता है कैसे? एंजाइम्स को ऐसा क्या वरदान मिला है कि रिएक्शंस को फटाफट करवा सकते हैं? एंजाइम्स को ऐसा क्या मिल गया कि रिएक्शंस को फटाफट करा सकते हैं? तो यहाँ बात आती है मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में 3 स्टेप आपने जाने, सबस्ट्रेट जुड़ता है एंजाइम के साथ तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है। इसको हम कह सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या कह सकते हैं दोस्तों? ट्रांजिशन स्टेट। बदल रहा है ना कुछ, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के बीच की कहानी जो है वो क्या कही जा सकती है? ट्रांजिशन स्टेट कही जा सकती है। अब ट्रांजिशन स्टेट जो है वो बहुत छोटी टाइम पीरियड के लिए होगी ना, ये शॉर्ट टर्म वाली होगी। ये बस कुछ देर के लिए बनेगी और हाथों हाथ की किस्म बदल जाएगी, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, एंजाइम अपने रास्ते हो जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं एंजाइम जैसा था वैसा का वैसा निकल गया, है ना? एंजाइम हो, कैटलिस्ट हो, मैं कहता हूँ ये भड़काऊ भाटे होते हैं, है ना? वो दो जब लोग लड़ रहे हो और एक तीसरा जना बोलता है ना, अरे भाई तेरे को ये बोल दिया, अरे भाई तेरे को ये बोल दिया, अरे भाई करते हैं, जो खुद उस लड़ाई का हिस्सा नहीं है लेकिन लड़ाई को बढ़ावा दे देते हैं। तो वही वाली बात है। तो एंजाइम्स रिएक्शन का भाग भले ना हो लेकिन रिएक्शन की रेट बढ़ा सकते हैं। रिएक्शन की रेट कैसे बढ़ा सकते हैं? कारण क्या है? रीजन क्या है? ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो रीजन क्या है? हम कहते हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। अब ये क्या बला है सर? बला तो दोस्तों वो थी, कौन थी सर? अरे नहीं भाई, मजाक की बात है। हम कह रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सकता है। क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी? मतलब सबस्ट्रेट लोग आपस में बात करते हैं कि देख भाई ए, देख भाई बी, अगर अपने को रिएक्शन करके सी और डी को बनाना है तो अपने को कुछ एनर्जी होनी चाहिए, अपने पास कुछ एनर्जी होनी चाहिए। अपने पास कुछ एनर्जी होगी, अपन एक्टिवेट होंगे, अपन आपस में रिएक्ट कर पाएंगे, उस एनर्जी को काम में लेकर रिएक्ट कर पाएंगे, तब जाके कुछ प्रोडक्ट बनेगा। एक एनर्जी, मतलब इनको ये समझ आता है कि इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि मतलब मान लेते हैं कि 10 किलो जूल एनर्जी चाहिए होगी, 10 किलो जूल चाहिए होगी, है ना? तो एंजाइम इनके पास आके कहता है कि आप मेरे साथ काम करो, मतलब आप जब रिएक्शन कर रहे होगे तो मैं अगर होऊंगा, साथ में अगर मैं होऊंगा तो आपको 10 की जगह हो सकता है आपको सिर्फ और सिर्फ 6 किलो जूल एनर्जी की ही जरूरत पड़े। तो जहाँ बड़ा पहाड़ चढ़ना पड़ा उसकी जगह ये कह रहा है कि मैं छोटे पहाड़ से ही आपका काम करा दूंगा। तो आप सोचिए, अगर कोई एक डेस्टिनेशन ए से अगर आपको बी तक पहुंचना है और एक बड़ा पहाड़ पहुंच तय करके जाना हो और एक छोटा तय करके जाना हो, तो जल्दी कब पहुंचेंगे? अरे जल्दी तब पहुंचेंगे ना जब कम
एनर्जी में काम हो जाए, जल्दी काम हो जाए। तो आप इसका मतलब ये समझे कि एक्टिवेशन एनर्जी, आप कहेंगे हाँ ये तो जानते ही हैं हम, 10वीं 11वीं में पढ़ा ही था कि एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देते हैं एंजाइम, इसमें क्या बड़ी बात है। सही बात है, तो एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम कर देते हैं। ठीक है, अब काम की बात ये है कि एक्टिवेशन एनर्जी, अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ये चीज यहाँ भी लिखी गई है ना। फॉर एग्जाम्पल सटीक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जैसे कि मान लो सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस अगर बिना सुक्रेज के कराओगे, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस बिना सुक्रेज यानी बिना एंजाइम के कराओगे तो आपको 6 किलो जूल एनर्जी चाहिए पर मोल। लेकिन अगर आप सुक्रेज के साथ में कराओगे तो ये 2 किलो जूल ही चाहिए, मतलब 3 गुना कम एनर्जी में ही काम हो गया, इसलिए जल्दी हो जाएगी रिएक्शन। अब दिमाग में ये आता है कि ऐसा क्या वरदान है एंजाइम्स के पास कि इन्होंने कम एनर्जी में करा दिया काम। कैसे? ये सब ए अभी भी ए है, बी अभी भी है, कह रहा है कि हम आपकी कम एनर्जी में कैसे काम करा देंगे। कैसे कन्विंस हो गए ये लोग? सोचो, नहीं सोच पाए तो पढ़ो क्या लिखा है। ये कह रहा है एक तरह से कि ए और बी को कहता है कि जैसे तुम रिएक्ट करते हो, आपस में जुड़ते हो, तो मैं तुम दोनों की स्ट्रक्चर इतनी बेहतर कर दूंगा, इतना बेहतर बना दूंगा तुम दोनों कि तुम आराम से काम कर सको साथ में। यानी हम कह सकते हैं ब्रिंग्स द सबस्ट्रेट टू द करेक्ट ओरिएंटेशन, एक बेहतर अप्रोच या बेहतर तरीका, एक बेहतर शेप दे सकता है सबस्ट्रेट्स को, जिससे ये काम सुगम हो जाए, आसानी से हो जाए, वो वाली बात है ना। और साथ ही में साथ क्रिएट्स चेंजेस और अल्टरनेशन इन द बॉन्ड्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के बीच में आसानी से बॉन्ड बन पाएंगे। समझ आया? एजेंट करा क्या रहा है? एजेंट कह रहा है कि मैं तुम्हारी सुलह करा दूंगा, तुम्हारे मन में कोई मन मुटाव हो, खोट हो, तो मैं आसानी से उसको सुलझाऊंगा पहले, तब तुम्हारा काम आसानी से हो पाएगा, है ना। तो आई होप बातों को सही तरह से ही समझ रहे हो, दिमाग कहीं उल्टी जगह मत चला लेना। एंजाइम की बात चल रही है, एंजाइम में ही दिमाग रखना, गलत मत सोचना कुछ। चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, क्या होगा इसका जवाब। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं बताइए, आईसीआर के एग्जाम में आया है सवाल। क्या लगता है आंसर क्या होना चाहिए? आंसर मैं रिवील कर रहा हूं, आई होप अपना आंसर आपने कॉपी में लिख लिया है, गेस कर लिया है। आंसर है इसका बी एंड सी ओनली, मतलब एंजाइम एनहेंस द रेट ऑफ फैक्टर बाय 2 से 10 गुना। ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है कि 2 से 10 गुना बढ़ा देते हैं, हाँ रेट को बढ़ा देते हैं लेकिन 10 गुना बढ़ा दें ऐसा कुछ नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत माना गया। रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी जो है ऑफकोर्स कम कर देते हैं एंजाइम, ये तो 16 आने सत्य है बात, ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन द एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट, हाँ जो आपने कहा ना बॉन्ड इजी करवा देंगे इनके बीच में, एंजाइम्स जो खुद जुड़ जाएगा अगर मान लेते हैं सबस्ट्रेट से, तो वो कौन से बॉन्ड से जुड़ेगा, तो याद रखेंगे हम, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ सकता है, या आयनिक बॉन्ड से जुड़ सकता है, या हाइड्रोफोबिक बॉन्ड से जुड़ सकता है, इस तरह के बॉन्ड से भी जुड़ सकता है। काम की बात याद रखनी है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ, नहीं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डज अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन। तो मतलब अब यहां से क्या टॉपिक बन रहा है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन से फैक्टर हैं, उसमें एक फैक्टर ये है, तो समझ में आया अब कहाँ जा रहे हैं हम, किस तरफ बढ़ रही है हमारी कहानी। अब हम जा रहे हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन। समझ में आ रहा है क्या, समझ पा रहे हो क्या? ध्यान रखना 5 फैक्टर है। पहला फैक्टर, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, फंसेंगे नहीं, सीधी सी बात, सबस्ट्रेट रिएक्शन। भाई सबस्ट्रेट ज्यादा होगा, ज्यादा ए और बी होंगे तो ज्यादा आसानी से काम हो पाएगा, है ना भैया। आपके पास कहीं घर बनाना है, ईंटों का सप्लाई आ नहीं रहा है, सीमेंट आपके पास बहुत कम कम आ रहा है, तो जल्दी कैसे बन जाएगा मकान? जब ज्यादा सबस्ट्रेट जितना चाहिए सफिशिएंटली अवेलेबल हो, तब आसानी से रिएक्शन हो पाएगी ना। तो यानी हम कह रहे हैं कि सबस्ट्रेट रिएक्शन देखते हैं जैसे जैसे बढ़ती है तो जनरली पहले बढ़ाव देखा जाता है, रिएक्शन आसानी से होती है, एक टाइम के बाद हम देख सकते हैं रिएक्शन जो है सैचुरेट हो जाती है कि भैया इतना चाहिए था उतना आ गया, अब रिएक्शन आराम से हो जाएगी। दूसरा फैक्टर जो हमने कहा एंजाइम का खुद का कंसंट्रेशन, जो एजेंट बैठा है वो कहेगा कि हम जितने हमारा कंसंट्रेशन जितना कम होगा, अगर हम कम पड़ गए तो कैसे कराएंगे रिएक्शन, हम भी तो सफिशिएंट मात्रा में होने चाहिए। तो एंजाइम का भी अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। सेम उसके जैसा ही है, ये भी एक पर्टिकुलर टाइम तक बढ़ेगी, उसके बाद जितनी जरूरत है उसके बाद सैचुरेशन आ जाएगा। टेम्परेचर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है रोल। वॉन हॉप रिएक्शन पढ़ी है क्या कभी? चलो पढ़ेंगे, अभी पहले वन बाय वन देखते हैं। एंजाइम रिएक्शन जनरली यही देखा जाता है कि क्या होती है, स्टार्टिंग में बढ़ती है, एक वक्त के बाद हम देख सकते हैं
सैचुरेशन आ जाता है। ये चीज यहाँ लिखी है। एक्सेस सबस्ट्रेट इज प्रेजेंट डबलिंग द रिएक्शन ओनली डबल्स द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट। दिस यूजुअली अप्लाई ओनली एट द स्टार्टिंग रेट, स्टार्टिंग वाले पार्ट तक होता है, बाद में एफिशिएंसी कम हो जाती है। एंजाइम कंसंट्रेशन में भी यही है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के अंदर भी ये देखा जाता है। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन आती है, यहाँ एक फंडा आता है, यहाँ एक संबंध आते हैं जो कि एक साइंटिस्ट लोगों ने बनाए, जिसका नाम था मैकेलिस और मेंटल। मैकेलिस बोल दो, मिचेलिस बोल दो, जो भी बोलना चाहे बोलो, है ना। मैकेलिस एंड मेंटल ने कहा कि ये जो रिएक्शन है ना, कि ई प्लस एस और ई कॉम्प्लेक्स बनना और प्रोडक्ट का अलग हो जाना, इस रिएक्शन को हम एक दो तरीकों से समझाते हैं। इन्होंने कहा एक तो मैं कांस्टेंट देता हूं के एम, और एक कांस्टेंट मैं देता हूं वी मैक्स। साथ में बोलो मेरे, के एम और वी मैक्स। के एम का मतलब एक तरह का कांस्टेंट है सर, एक कांस्टेंट है जो अभी समझेंगे क्या है। लेकिन वी मैक्स का मतलब तो समझ में आता है, वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, कितना तेज हो सकती है रिएक्शन, मैक्सिमम कितना तेज हो सकती है रिएक्शन, इस बात को बताता है वी मैक्स, है ना। तो इस वी मैक्स और हम देख सकते हैं के एम के बीच में रिलेशन पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। प्लीज इसे अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या है वी जीरो इज इक्वल्स टू वी मैक्स। वी मैक्स का मतलब, अच्छा वी जीरो मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, हाँ, इज इक्वल्स टू वी मैक्स इनटू कह सकते हैं एस, मतलब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट तभी तो कह रहे हैं सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ, डिपेंड कर रही है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये भी बढ़ सकता है, हाँ सही बात है सर। तो हम देख सकते हैं के एम प्लस, ये फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है, कि नीचे प्लस आ रहा है ऊपर मल्टीप्लाई आ रहा है, ठीक है ना। ऊपर वी मैक्स है और ऐसे नीचे के एम प्लस ऐसे। अब इन्हीं को हम कह सकते हैं, जब आगे हम सॉल्व करते हैं और हम समझते हैं, जब एक पर्टिकुलर सिचुएशन में व्हेन एस इज इक्वल्स टू के एम, मतलब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन अगर आपने कांस्टेंट के बराबर लिख दिया है, तो जब दोनों को सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट लिखोगे तो क्या हो जाएगा, वी मैक्स इनटू सबस्ट्रेट अपॉन में सबस्ट्रेट प्लस सबस्ट्रेट, दो सबस्ट्रेट, और एस से एस कट गया तो बचा क्या, वी मैक्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या आया कि इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी है। इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी है, जितनी ज्यादा तेज हो सकती है रिएक्शन उसकी आधी रेट, उसकी आधी स्पीड, उसको हमने कहा वी मैक्स का हाफ यानी वी जीरो है। ऐसा कब होगा, जब कंसंट्रेशन क्या हो, के एम हो। तो के एम को डिफाइन करने के लिए ये बनाया गया है, यानी ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट आ सकता है कि के एम कैन बी डिफाइंड एज द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एट विच द रिएक्शन इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम रिएक्शन। के एम क्या है, के एम ऐसी कंसंट्रेशन है, ऐसी कंसंट्रेशन, ऐसा अमाउंट जहां रिएक्शन आधी रेट पे चले मैक्सिमम का। मैक्सिमम 10 मीटर पर सेकंड से कोई गाड़ी भाग सकती है, तो 5 पे कितने पेट्रोल में भाग लेगी। लेट्स से मैं कहूँ, समझे क्या, मैंने क्या एग्जांपल लिया, मैंने कहा अगर मान लेते हैं कोई 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर भाग सकती है बाइक, 10 तो क्या 50 मान लेते हैं, 50 किलोमीटर पर सेकंड पर घंटे की रफ्तार से जा सकती है गाड़ी, वो मैक्सिमम मान रहे हैं अगर हम, तो मैक्सिमम से हाफ यानी 25 किलोमीटर भागने के लिए कितना पेट्रोल लग चाहिए आपको, तो वो पेट्रोल का अमाउंट क्या है, वो केएम है। समझ में आया क्या, आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीमैक्स और केएम के कॉन्सेप्ट यहाँ हमने आगे रिएक्शन के अंदर, तो हमने समझ लिया कि भैया एंजाइम का कंसंट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेट का कंसंट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, मतलब सबस्ट्रेट का। और आपने कहा कि ये कुछ फैक्टर हैं जो इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि टेम्परेचर का, तो आप जानते ही हैं कि वॉन्ट हाउ फैक्टर, मतलब हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर, हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर डबल हो जाती है केमिकल रिएक्शन की रेट, डबल हो जाती है केमिकल रिएक्शन की रेट। मतलब भाई आपने कहा ए से बी की रिएक्शन अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो जो काम आपका 2 मिनट में हो रहा था वो 1 मिनट में हो जाएगा, डबल स्पीड होगी ना, तो हाफ हो गया टाइम, ऐसे याद रख सकते हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पीएच का मतलब आप समझते हैं कि जनरली एंजाइम्स लोगों को है ना न्यूट्रल रेंज की पीएच चाहिए होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा एसिडिक दोगे, बहुत ज्यादा प्रोटीन एल्कलाइन कंडीशन दोगे, तो है क्या ये लोग, ये हैं तो प्रोटीन ही, तो प्रोटीन का क्या हो जाएगा, डीनेचुरेशन हो जाएगा। बात करी थी हमने पिछले वीडियो में, डीनेचुरेशन हो जाएगा। डीनेचुरेशन हो जाएगा तो इसका मतलब ज्यादा हाई और बहुत ज्यादा कम पीएच पर ऐसा काम नहीं चलेगा। तो ये भी याद पढ़ लेना, हर चीज को पॉज करके, इंपॉर्टेंट है। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे होलो एंजाइम का मतलब क्या समझते हो। होलो मतलब पूरा, होलो, होलो का मतलब यहाँ लिख HOLO लिख दिया, हम तो होल का मतलब समझते हैं ना, कंप्लीट। तो कंप्लीट एंजाइम कौन है, जिसके अंदर एक तो एपो एंजाइम है, एक तो एपो एंजाइम है और एक को एंजाइम है। मैं कहूँ ये मेरा चश्मा जो है कंप्लीट कब होगा, जब इसके अंदर लेंस हो और एक फ्रेम हो, तब वो चश्मा या स्पेक्स कहे जाएंगे, है ना। तो वही बात है, एक होलो एंजाइम एंजाइम कब कहा जाएगा, जब उसके अंदर एक एपो एंजाइम भी हो और एक को एंजाइम भी हो। दो हिस्से हैं इसके, एक हिस्सा जो है वो प्रोटीन वाला हिस्सा है,
एपो पो पो पी स्टैंड्स फॉर प्रोटीनेशियस। एपो में पी है तो प्रोटीन वाला भाग है, जबकि वो हिस्सा जिसके अंदर प्रोटीन, जो प्रोटीनेशियस नहीं है, जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, उसको आप क्या कह सकते हो, को एंजाइम या को फैक्टर कह सकते हो, है ना। इसको को फैक्टर ज्यादा कहें तो बेहतर है, को फैक्टर कहा जा सकता है। अब ये को फैक्टर तीन तरह के हो सकते हैं, अलग अलग तरह के भाग अलग अलग तरह के हो सकते हैं, ये हिस्सा अलग अलग तरह का हो सकता है। ये बात समझें कि जो भाग एक्टिव, जहां पे सबस्ट्रेट जुड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको सर एक्टिव साइट कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी अगर कोई कहीं साइट हो तो उसे क्या कहा जाएगा, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। एक साइट जहां सबस्ट्रेट जुड़ेगा और काम आसान हो जाएगा, उस साइट को, तो काम की साइट को क्या कहेंगे, एक्टिव साइट कहेंगे। जो साइट अलग है, इसके अलावा भी अगर कुछ साइट्स देखी जाती है एंजाइम में, तो उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप कहेंगे एलोस्टेरिक साइट। बोलो मेरे साथ में, एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं कि होलो एंजाइम मतलब कंप्लीट एंजाइम, इसमें प्रोटीन वाला पार्ट जो है वो क्या है, एपो एंजाइम है, नॉन प्रोटीन वाला पार्ट कोफैक्टर है। याद रखना, कोफैक्टर तीन तरह के हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, कोएंजाइम भी हो सकते हैं, प्रोस्टैटिक ग्रुप भी हो सकते हैं, और मेटल आयन हो सकते हैं। चलो, ये कुछ बातें हैं टर्मिनोलॉजी में समझ गए। एक्टिव साइट का मतलब समझ गए, एलोस्टेरिक साइट का मतलब समझ गए, और सबस्ट्रेट का मतलब तो आप जानते ही हैं। चलो, को एंजाइम्स, प्रोस्टेटिक ग्रुप और प्रो एंजाइम्स, इन सभी को आप मुझे पॉज करते हुए पढ़ लें, कुछ नहीं है, आसानी से उसके भाग बताए हैं। तीनों ही हम कह रहे हैं नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है, ठीक है। टर्नओवर नंबर का मतलब समझते हैं, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म इनटू द प्रोडक्ट, कितना रिएक्टेंट कितने प्रोडक्ट में बदल रहा है, वो टर्नओवर नंबर है। स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या है, अमाउंट ऑफ एंजाइम यूनिट प्रेजेंट, कितना अमाउंट ऑफ एंजाइम प्रेजेंट है, उसको आप स्पेसिफिक एक्टिविटी कह सकते हैं। एंजाइम यूनिट क्या है, द अमाउंट ऑफ एंजाइम व्हिच इज ट्रांसफॉर्म 1 माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट पर मिनट। पर मिनट माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट को बदलने में जो आपको चाहिए एंजाइम, वो एंजाइम यूनिट है। दीज आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको पहले समझा दिया। आई होप आप इसका मतलब समझ गए, राइट। तो ये थे कुछ बातें हमने कहा टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड जो आपको पता होनी चाहिए। अब जो सवाल आ सकता है वो क्या है, थ्योरीज ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग। जो आपने बता दिया कि एंजाइम हम जुड़ते हैं, कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर बाद में प्रोडक्ट बन जाता है, इसके पीछे की दो थ्योरी हैं। दो थ्योरी हैं, कौन सी दो थ्योरी हैं दोस्तों, साथ में बोलो मेरे। एक है लॉक एंड की मॉडल, आप कहेंगे तो मैं जानता हूं सर, ताला चाबी सिद्धांत समझाने की जरूरत ही नहीं है ना। हर ताले की एक अपनी चाबी होती है, मतलब हर सबस्ट्रेट के लिए एक अलग एंजाइम होता है, हर ताले की अलग चाबी होती है, तो ही वो, अगर ताले को चाबी मिलेगी तभी वो या तो लॉक होगा या फिर वो खुलेगा, है ना। तो वो लॉक एंड की कॉन्सेप्ट होता है। ये दिया किसने था, ये इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में आता है, सॉइल साइंस के एग्जाम में आ सकता है। एम एल फिशर इन 1980, एम एल फिशर ने दी थी 1894 के अंदर लॉक एंड की मॉडल। समझ गए, एक पर्टिकुलर लॉक के अंदर एक पर्टिकुलर एंजाइम जुड़ेगा शेप्स के साथ, ये स्पेसिफिसिटी को दिखाता है। इंड्यूस्ड फिट, यानी अगर ये चाबी इस ताले में लग नहीं रही, तो उस चाबी के अंदर कुछ ऐसा जादू है जो इस ताले को ही मॉडिफाई कर दे, जिस ताले को मॉडिफाई करते हैं और उसके अंदर लग जाए। तो ये इंड्यूस फिट है, हमने इसको इंड्यूस कर दिया, इस ताले को इंड्यूस कर दिया कि अच्छा अच्छा तू सेट नहीं होगा, अच्छा, इसके अंदर ऐसा कुछ है जो इसको सेट कर देगा। इसे इंड्यूस थ्योरी कहते हैं। ये कोशलैंड ने दी थी, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आता है। कोशलैंड ने क्या दिया था, तो इंड्यूस्ड फिट थ्योरी दी थी, याद रखना, ठीक है ना। बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट टू लाइजोजाइम, इस तरह का एग्जांपल दिया है। देखो क्या समझाया आपने कि देखो शेप तो कुछ अलग सी ही थी, लेकिन ये जो एंजाइम आया इसने अपने हिसाब से एक अलग शेप बना दी। एंजाइम ने कहा कि तेरी शेप तो मैं बदल दूंगा, तो इंड्यूस फिट कर गया। तो इस तरह की दो थ्योरीज हैं, आपको पता होना चाहिए। एंजाइम का क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है एंजाइम का क्लासिफिकेशन, देखो 6 क्लासेस हैं जिन्हें बांटा गया है ना। 6 क्लासेस हैं एंजाइम्स की, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेजेज, लेएज, एनालाइसेज, आइसोमरेज और लाइगेज। बोलना मुझसे 6 बार बोलना, इनको 6 को 6 बार बोलना, याद हो जाएंगे आसानी से, है ना। है क्या मतलब, देखो ऑक्सीडो रिडक्टेज का मतलब क्या समझते हैं, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाएंगे। ट्रांसफरेज क्या कराएंगे, जो फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे पे ट्रांसफर, दूसरे को पहले पे ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, ट्रांसफरेज करता है। हाइड्रोलेजेस का मतलब क्या समझते हैं, हाइड्रो मतलब पानी, पानी की वजह से लेजेस यानी टूटना। हाइड्रो यानी पानी की प्रेजेंस, वाटर की प्रेजेंस में कोई बॉन्ड अगर टूट रहा है, बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहा है, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, हाइड्रोलेजेस का काम है। लाइएजेस जो बिना पानी के ही तोड़ दे, वो लाइएजेस। आइसोमरेज जो अरेंजमेंट चेंज कर दे। आइसोमॉर्फिज्म बड़ा है, जो स्ट्रक्चर्स है ना सेम होकर भी
अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखा देते हैं, तो आइसोमरिज्म वो देखते हैं। तो आइसोमेरिज्म मतलब क्या हुआ, जो अरेंजमेंट चेंज कर देगा। इसका संबंध किससे है दोस्त, अरेंजमेंट से, जो अरेंजमेंट चेंज कर देगा। और लाइगेजेस का मतलब क्या है, जो नए बॉन्ड बना दे, जो जोड़ दे। डीएनए लाइगेज के अंदर आपने सुना होगा, डीएनए के अंदर हम पढ़ते हैं ऐसे बॉन्ड्स जो होते हैं जो बॉन्ड्स बना सकते हैं, तो डीएनए लाइगेज या सिंथेटेज या कुछ नए बॉन्ड बनाते हैं। तो 6 कैटेगरीज हैं, 6 तो कैटेगरीज हैं, एग्जांपल और भी हैं इसके अंदर, जैसे जैसे अभी बता देते हैं। जैसे ऑक्सीडोरिडक्टेज के अंदर क्या समझना है, डिहाइड्रोजिनेज है, ऑक्सीडेज है, ऑक्सीजनेजेज है और ऑक्सीडेज है। इनके मतलब पढ़ लोगे कि पढ़ाऊं, पढ़ तो रहोगे आप, कि ट्रांसफर हाइड्रोजन एटम फ्रॉम सबस्ट्रेट टू Na+। डिहाइड्रोजनेज का काम क्या है, जो Na+ को हाइड्रोजन देता है, हाइड्रोजन देता है। ऑक्सीडेशन की 3 रिएक्शन डेफिनेशन मालूम है, या तो इलेक्ट्रॉन निकाल दो, या हाइड्रोजन जोड़ दो, या हम कह सकते हैं ऑक्सीजन जोड़ दो। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जोड़ दो, हाइड्रोजन निकाल दो और इलेक्ट्रॉन निकाल दो। हाँ, तो वो उसी तरीके से समझिए। ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज कैसे कराएंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन तरीकों से करा सकते हैं। आई होप आराम से पढ़ सकते हो इनको पॉज करके। अब पहला समझा दिया मैंने कि हाइड्रोजन एटम से Na+ को देना, Na को देना, एक तरह से हाइड्रोजन निकालना। वैसे ही अदर भी रिएक्शंस हो सकती हैं, तो ऐसा काम होगा। सिमिलरली ट्रांसफरेज के अंदर 3 नाम जरूर याद रखने हैं हमारे को। फॉस्फोरो जो फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांस अमीनेज जो अमीन ग्रुप को कर रहा है, काइनेज इंपॉर्टेंट है याद रखना। काइनेज क्या कर रहा है, एटीपी ट्रांसफर करता है, फॉस्फेट फ्रॉम एटीपी टू सबस्ट्रेट, एटीपी से निकालता है, एटीपी से निकालता है फॉस्फोरस को, ठीक है ना, याद रखना। हाइड्रोलाइजेज के अंदर 2 लोग हैं, फॉस्फेटेज भी है और पेप्टाइडेज है ना। फॉस्फोराइलेज था वो, ये फॉस्फेटेज है ना, रिमूव करता है फॉस्फेट ग्रुप को। हाइड्रोलाइज में ना पानी की प्रेजेंस में तोड़ रहा है इसे, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा तो पेप्टाइडेज हो जाएगा पानी की प्रेजेंस में। बिना पानी के काम कौन कर रहा है, डिकार्बोक्सिलेज कर रहा है। आइसोमेरेज के अंदर लाइगेजेस है ना, आइसोमेरेज तो चलो रीअरेंजमेंट है, लाइगेज की छठी टर्म हो गई जिसके अंदर सिंथेटेज आ रहा है, 2 चीजों को जोड़ने वाला। इस तरह से हमने देखी कुछ कैटेगरी और एंजाइम का क्लासिफिकेशन। फिर एक बार क्वेश्चन आ गया, वापस सॉल्व करने की जरूरत है नहीं हमें, अब तो हमें पता है इसका आंसर। एलोस्टेरी के ऊपर आया है क्वेश्चन, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। उसके बाद विटामिन में कुछ टाइम नहीं लेंगे हम, क्योंकि विटामिन आर सो जेनरिक, आपको पता है, मैं बस आपको स्लाइड दिखाऊंगा। एलोस्टेरी और समझ लो बस छोटी सी, क्योंकि इसके ऊपर सवाल आया है, इसके ऊपर सवाल आया है। अगर ध्यान से सुन रहे हो अब तक तो इस बात को समझते हो आप कि एलोस्टेरिक साइट्स क्या होती हैं। एलोस्टेरिक साइट का मतलब क्या था, एंजाइम की वो साइट जो एक्टिव साइट के अलावा है। एक्टिव साइट के अलावा कोई भी साइट है तो सबने क्या कहा था, आपने कहा था सर वो एलोस्टेरिक साइट है। तो एलोस्टेरिक साइट पर अगर कोई चीज जुड़ती है तो या तो वो रिएक्शन को बढ़ा सकती है या फिर वो कम कर सकती है। क्या मैंने बोला, एलोस्टेरिक के अंदर 2 इफेक्ट हो सकते हैं। यहां 2 टर्म यूज की जाती है, एक है रेगुलेटर, एक है इनहिबिटर। मतलब समझ गए, रेगुलेटर मतलब अगर यहाँ, जैसे आपने समझा था ना, ये एंजाइम ही, जैसे लेट से ये एक्टिव साइट है ना, और मैं कहूँ यहाँ पे एक हिस्सा अलग से एलोस्टेरिक साइट का है, तो एलोस्टेरिक साइट पे अगर कुछ जुड़ेगा और रिएक्शन फास्ट हो जा रही है तो ये तो हो गए रेगुलेटर्स, और रिएक्शन अगर धीमी पड़ जाए उल्टा, इसे कहेंगे इनहिबिटर। अब काम की बातें हैं जो एलोस्टेरिक से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए पता, कि एलोस्टेरिक साइट इज अनदर साइट, हाँ ये बात तो पता है। इफेक्टर दैट इनहेंस, जो इनहेंस कर देते हैं उसको एलोस्टेरिक एक्टिवेटर या रेगुलेटर कहा जाता है, और जो कम करते हैं उसे इनहिबिटर कहा जाता है। और क्या काम की बातें हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं, कि एलोस्टेरिक एंजाइम जो है वो सिग्मोइडल कर्व दिखाते हैं। जो दोस्तों हमने अभी मिचेल वाली बात की थी, मिचेल की जो रिएक्शन देखी थी वो इस तरह का कर्व यानी हाइपरबोलिक कर्व दिखाते हैं, लेकिन जो एलोस्टेरिक एंजाइम की प्रेजेंस में जो कर्व बनते हैं वो सिग्मोइडल होते हैं। इस बात को प्लीज दिमाग में रखना, इंपॉर्टेंट है। समझ गए कि एलोस्टेरिक एंजाइम जो है सिग्मोइडल कर्व दिखाते हैं, यानी मिचेलिस और मेंटल वाली जो काइनेटिक्स है उसको फॉलो नहीं करते हैं, पहली बात याद रखना। दूसरा, सम रेगुलेटरी एंजाइम्स आर मॉड्यूलेटेड बाय रिवर्सिबल कोवलेंट मॉडिफिकेशन सच एज फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं एलोस्टेरिक्स के अंदर, सम रेगुलेटरी एंजाइम्स आर, रेगुलेटरी एंजाइम मतलब जो रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं ना, बाय रिवर्सिबल कोवलेंट मॉडिफिकेशन, जो रिवर्सिबल हो, बॉन्ड बन गया वापस रिवर्सिबल टूट भी सकता है, ऐसा वाला है ना। और एलोस्टेरिक एंजाइम आर रेगुलेटेड बाय इफेक्टर बाइंडिंग, नॉट बाय द रिवर्सिबल कोवलेंट मॉडिफिकेशन एज डिफाइनिंग फीचर। एलोस्टेरिक्स के अंदर ऐसा देखा, अच्छा कुछ जो रेगुलेटरी एंजाइम है उसके अंदर रिवर्सिबल चीजें पॉसिबल है, लेकिन एलोस्टेरिक के अंदर ऐसा नहीं होता है। और फॉस्फोराइलेशन इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल कोवलेंट मॉडिफिकेशन।
फॉस्फोराइलेशन या फॉस्फोरस का जोड़ना एक तरह का रिवर्सिबल कोवेलेंट मॉडिफिकेशन है। सर ये स्टेटमेंट आ कहाँ रहे हैं, ये बीच में आ कैसे गए? तो वो यहाँ से आ गए। इस क्वेश्चन का जवाब था ये जो मैंने आपको अभी बताने की कोशिश की। इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो आप? गैस करो क्या होगा आंसर। आंसर रिवील करूं तो आंसर है इसका थर्ड, यानी एलोस्टेरिक एंजाइम हाँ फॉलो नहीं करते, ये बात याद रखनी है। सम रेगुलेटरी एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स हैं रेगुलेटरी एंजाइम जो रिवर्सिबल कोवेलेंट मॉडिफिकेशन फॉलो करते हैं। एलोस्टेरिक जो है वो, इसने कहा कि एलोस्टेरिक भी फॉलो करते हैं, तो ये बात गलत है, एलोस्टेरिक ऐसा नहीं करते। और रिवर्सिबल कोवेलेंट मॉडिफिकेशन कॉजेज द फॉस्फोराइलेशन, हाँ ये सही है, एटीपी से फास्फोरस का जुड़ना, ये फॉस्फोराइलेशन रिवर्स कोवेलेंट मॉडिफिकेशन पॉसिबल है इसमें। तो ए बी एंड डी आर करेक्ट, इस बात को आप याद रखें। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ बातें जानी अब तक किसकी, एंजाइम्स के बारे में। और विटामिन आर वेरी सो जेनरिक, आप समझते हैं यार, कोई भी चीज़ जैसे कुछ डिजीज ना हो जाए, हमारी बॉडी को सही तरह से फंक्शनिंग के लिए कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत है, जिसको हमने कहा विटामिन, है ना। पहले समझा जाता था कि ये एमीन ग्रुप है, तब इसको ऐसे लिखते थे विटामिन, एमीन विटामिन लिखते थे, लेकिन बाद में इसका ई हटा दिया गया, क्योंकि बाद में पता चला कि एमिनो एसिड नहीं है, तो इस चीज़ को भी हमने कहा। दो तरह के होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल, एक फैट सोल्यूबल। पानी के साथ ही निकल जाए, आपने पिया और पानी के साथ निकल गया तो वो हो गया बी एंड सी। याद रखना, जो आप डेली कंज्यूम करें, मतलब आपने मान लो संतरा खाया है ना, आम खाया है, विटामिन सी जो लिया है आपने, वो इजीली ड्रेन आउट हो जाएगा, बॉडी से निकल सकता है, वो पानी में घुल के निकल जाएगा, यूरिन के साथ निकल सकता है, तो वो बी एंड सी है। जबकि एडीई के जो है, एडीई के जो है वो निकलते नहीं है, ये बॉडी में फंस सकते हैं, यानी फैट सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, ये बहुत कॉमन है बातें, कौन से विटामिन से कौन सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये सवाल आए हैं कभी ना कभी। विटामिन ई से जेरोथेल्मिया हो जाता है, विटामिन बी से बेरी बेरी हो जाता है, विटामिन बी टू से हम देख सकते हैं चिलोसिस हो सकता है। इंपॉर्टेंट स्क्रवी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पर्निशियस एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकेट्स आपको पता ही होगा। तो ये बहुत जनरल बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। विटामिन के बहुत जनरल बातें हैं जो क्लॉटिंग के लिए जरूरी होता है। तो ज़्यादा वक्त खराब नहीं करूंगा, इसका जवाब आप समझ लीजिए क्या होना चाहिए। आंसर है इसका डी। और कौन सा एंजाइम आपको बताना है को एंजाइम का फंक्शन रखता है, क्या होगा आंसर। को एंजाइम समझा था, नॉन प्रोटीन पार्ट जो होगा तो रिएक्शन और फास्ट या धीमी हो सकती है, यानी एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ इसके कुछ पार्ट आपको याद करने पड़ेंगे। यानी विटामिन ए का कोई एंजाइम नहीं बताया, बी के बताए हैं खूब सारे, बी के अलग अलग क्या बता रखे हैं, को एंजाइम्स बता रखे हैं, याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बी के देखो आपको क्या दिखा रखे हैं, अलग अलग बता रखे हैं कि को एंजाइम्स हैं। लेकिन सी का भी यहाँ बता दिया है, एस्कॉर्बिक एसिड, लेकिन आंसर क्या होना चाहिए इसका, मुझे लगता है आंसर सिर्फ बी होना चाहिए। सिर्फ विटामिन बी ही जो है को एंजाइम फंक्शन रखता है, ए एंड बी नहीं रखते हैं, बट एंटी ने आई थिंक इसको फोर्थ को सही माना। पर खैर मुझे लगता है आंसर इसका सेकंड होना चाहिए। अगर कोई डाउट हो, आपको लगे नहीं ऐसा नहीं है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये था आज का सेशन, आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एग्जामिनेशन के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो में हम फैटी एसिड्स के बारे में बात करेंगे, फैटी एसिड्स क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट सेशन में बात होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तो बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कोई फीडबैक हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।